हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति और इस सब्जेक्ट में आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारंपरिक भारतीय वस्त्र एवं त्योहार और यह टॉपिक का यह पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कल पब्लिश करेंगे। पहले पार्ट में आज हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं और यह स्पेशल वस्त्र के नाम क्या है। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। इसीलिए यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो भारत में कपड़ों के विभिन्न प्रकारों, उन्हें पहनने के तरीकों की एक विशद परंपरा रही है। क्या भारत में कपड़ों के विभिन्न प्रकारों दोस्तों, गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। भारत में कपड़ों के विभिन्न प्रकारों, उन्हें पहनने के तरीकों की एक विशद परंपरा रही है। क्षेत्र विशेष के भूगोल, पर्यावरण और सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव वस्त्रों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। क्या दोस्तों, हमारे भूगोल, पर्यावरण और सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव वस्त्रों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आपने भी देखा होगा, कहीं फिल्मों में देखा होगा कि राजस्थान के जो महिलाएं और पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसा ही वस्त्र केरल के लोग नहीं पहनते, तमिलनाडु के लोग नहीं पहनते। वो तो लुंगी पहनते हैं, क्या धोती पहनते हैं। और दोस्तों, धोती की बात आई है तो मैं एक आपको डायलॉग सुनाना चाहता हूं। उठा ले रे बाबा उठा ले, मुझे नहीं। और बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कौन से फिल्म के डायलॉग के बारे में बताया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भारत में कपड़ों के विभिन्न प्रकारों, उन्हें पहनने के तरीकों की एक विशद परंपरा रही है। क्षेत्र विशेष के भूगोल, पर्यावरण और सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव वस्त्रों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर, सिक्किम ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर ठंड ज्यादा है, तो गुजरात, राजस्थान में ज्यादा गर्मी है, तो इसीलिए यहाँ दोनों राज्यों में जो पहनावा है वो अलग प्रकार का होगा। ओके, चलिए आंसर बताइए कि भारत में कपड़ों को पहनने के तरीकों पर किसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो भारतीय भूगोल का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है, पर्यावरण का भी, सांस्कृतिक परंपरा का भी। तो हमारा सही आंसर है कि भारत में कपड़ों को पहनने के तरीकों पर उपरयुक्त सभी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। किसका? भूगोल, पर्यावरण, सांस्कृतिक परंपरा का। ओके, और इसी तरह दोस्तों, पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ स्क्रीन पर, और यह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आपको गैस करना है कि सही आंसर क्या है। ओके, इसीलिए नजरें जमाइए रखिए क्योंकि बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। हड़प्पा काल में कपास के साथ साथ रेशम व ऊनी वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। क्या? हड़प्पा काल में कपास के साथ साथ रेशम व ऊनी वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण भी मिले हैं। विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी से ही मिले हैं। एलोरा की मूर्तियां, अजंता के भित्ति चित्रों में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहने दिखाया गया है। एक बार फिर से देख लो कि हड़प्पा काल में कपास के साथ साथ रेशम व ऊनी वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी से ही मिले हैं। एलोरा की मूर्तियां, अजंता के भित्ति चित्रों में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहने दिखाया गया है। चलिए आंसर बताइए कि हड़प्पा काल में किसके प्रयोग के प्रमाण मिले हैं? कपास के प्रयोग के, रेशम के प्रयोग के, बिल्कुल सही बात है, यह तीनों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। और तुंडिल जातक के अनुसार बनारस में कपास के खेत थे। क्या? एक तुंडिल जातक के अनुसार बनारस में कपास के खेत थे। महाउम्मक जातक में कपास के खेतों की रखवाली करने वाली और बारीक सूत काटकर गोला बनाने वाली महिलाओं का जिक्र मिलता है। दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लो
कि तुंडिल जातक के अनुसार बनारस में कपास के खेत मिले हैं। महाउम्मग जातक में कपास के खेतों की रखवाली करने वाली और बारीक सूत काटकर गोला बनाने वाली महिलाओं का जिक्र मिलता है। चलिए आंसर बताइए। तुंडिल जातक के अनुसार कहां कपास के खेत थे? तुंडिल जातक के अनुसार दोस्तों कहां? बनारस में कपास के खेत थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। वैदिक आख्यानों के अनुसार सर्वप्रथम ऋषि गुप्तस्मद ने कपास का पौधा उगाया और लकड़ी की तकली बनाई। क्या? वैदिक आख्यानों के अनुसार ऋषि गुप्तस्मद ने कपास का पौधा उगाया और लकड़ी की तकली भी बनाई। वैदिक भाषा में कच्चे धागे को तंतु और तंतु बनाते समय अधिक बचे हिस्से को औत कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वैदिक आख्यानों के अनुसार सर्वप्रथम किसने कपास का पौधा उगाया था? वैदिक आख्यानों के अनुसार सर्वप्रथम कपास का पौधा उगाया था ऋषि गुप्तस्मद ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। और वैन स्वांग ने कोशीय, क्षौम, दुकुल जैसे रेशमी और सूती वस्त्रों तथा कश्मीरी श्वेत लीलन का भी उल्लेख किया है। वैन स्वांग कौन था? एक चीनी यात्री था और भारत के विभिन्न हिस्सों की उन्होंने मुलाकात की थी। वल्लभी, उन्होंने नालंदा, तक्षशिला जैसी भारत की जो प्रख्यात यूनिवर्सिटियां थी प्राचीन काल की, उनकी विजिट करने आया था एक चीनी यात्री जिसका नाम था वैन स्वांग। तो वैन स्वांग ने कोशीय, क्षौम, दुकुल जैसी रेशमी और सूती वस्त्रों तथा कश्मीरी श्वेत लीलन का भी उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुछ रेशमी वस्त्रों जैसे अशुंक, चिनाशुंक और लालातुंज की चर्चा की है। दोस्तों बाणभट्ट का दोस्तों एक ग्रंथ है जिसका नाम है हर्षचरितम। हर्षचरितम में कुछ रेशमी वस्त्रों जैसे अशुंक, चिनाशुंक और लालातुंज की चर्चा की गई है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस ग्रंथ में कुछ रेशमी वस्त्रों जैसे अशुंक, चिनाशुंक और लालातुंज का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों यह अशुंक, चिनाशुंग और लालातुंज जैसे रेशमी वस्त्रों का जिक्र दोस्तों किसमें किया गया है? हर्षचरितम में किया गया है। और यहां मैंने बताया हर्षचरितम किसका ग्रंथ है? बाणभट्ट का ग्रंथ है। ओके। काशी, वत्स, मगध, बंगाल, कामाख्या, कलिंग, अपरांत, मदुरै और गुजरात प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र थे। क्या यह प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे? काशी, वत्स, मगध, बंगाल, कामाख्या, कलिंग, अपरांत, मदुरै और गुजरात। और इनसे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वत्स भी था, मगध भी था, गुजरात भी था। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। आगे बात करें तो गुजरात का भड़ोच शहर, भड़ोच में वरोज तथा खंभात नामक वस्त्रों की प्रसिद्धि थी। क्या? प्राचीन काल में भड़ोच में वरोज और खंभात नामक वस्त्रों की प्रसिद्धि थी और गुजरात के वस्त्र तुक्रम का निर्यात विदेशों तक होता था। दोस्तों गुजरात का एक वस्त्र था तुक्रम जिसका निर्यात विदेशों तक होता था और मध्य देश चुनारी वस्त्र के लिए जाना जाता था। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर से देख लो कि गुजरात का भड़ोच, वरोज तथा खंभात नामक वस्त्रों की प्रसिद्धि कहां पर थी? भड़ोच में थी। गुजरात के वस्त्र तुक्रम का निर्यात विदेशों तक होता था और मध्य देश चुनारी वस्त्र के लिए जाना जाता था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के वस्त्र तुक्रम का निर्यात विदेशों तक होता था? तो तुक्रम नामक वस्त्र का निर्यात विदेशों तक होता था। यह तुक्रम वस्त्र का संबंध है गुजरात से। सही आंसर है ऑप्शन ए। गुजरात के किस शहर के वरोज तथा खंभात नामक वस्त्रों की प्रसिद्धि थी? तो गुजरात के भड़ोच शहर में। कहा? गुजरात के भड़ोच शहर के वरोज तथा खंभात नामक वस्त्रों की प्रसिद्धि पूरे विश्व में थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, भड़ोच। और रंगों का निर्माण दोस्तों कैसे किया जाता था? वस्त्र तो बनाए जाते थे लेकिन वस्त्रों को दोस्तों रंगने के लिए कौन से रंगों का इस्तेमाल होता था? देखो, नील से वस्त्रों पर नीले रंग की रंगाई होती थी। क्या? या नील से वस्त्रों पर नीले रंग की रंगाई होती थी। इसके अलावा नील का प्रयोग अन्य रंगों को बनाने में भी होता था। और लाल रंग का स्रोत देखें
तो अवध और कोटा में पाए जाने वाले आल के पौधे की जड़ की छाल। क्या दोस्तों? अवध और कोटा में पाए जाने वाले आल के पौधे की जड़ की छाल जिसमें से लाल रंग बनाया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में उगने वाले दंदासा या रंगली दातुन और कचनार के पेड़ की छाल तथा लाल रंग मजिष्ठा, जिसे मजिठा कहते हैं, तो वहां से दोस्तों प्राप्त किया जाता था। एक बार फिर से देख लो कि हम लाल कपड़ा पहनते हैं, तो प्राचीन काल में लाल कपड़ा बनाने के लिए लाल रंग कहां से प्राप्त किया जाता था? अवध और कोटा में पाए जाने वाले आल के पौधे की जड़ की छाल से। दक्षिण भारत में उगने वाले दंदासा या रंगली दातुन और कचनार के पेड़ की छाल से तथा लाल रंग मजिष्ठा यानी कि मजिठा से भी प्राप्त किया जाता था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कपड़ों की रंगाई के लिए लाल रंग कहां से प्राप्त किया जाता था? कपड़ों की रंगाई के लिए लाल रंग आल के पौधे से, कचनार के पेड़ की छाल से लाल रंग प्राप्त किया जाता था। यहां दोनों से लाल रंग प्राप्त किया जाता था, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे बात करें तो पीला रंग कहां से प्राप्त किया जाता था? धावों के फूल, हर बहेड़ा, आंवला, ढाक और हर सिंगार से प्राप्त किया जाता था। दोस्तों पीला रंग कहां से प्राप्त किया जाता था? धावों के फूल, हर बहेड़ा, आंवला, ढाक और हर सिंगार से प्राप्त किया जाता था। भूरा रंग कहां से प्राप्त किया जाता था? बबूल की छाल, कत्थे और मेहंदी से तैयार होता था यह भूरा रंग। और कपड़ों की रंगाई के लिए लाख का प्रयोग भी होता था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पीला रंग धावों के फूल, हर बहेड़ा, आंवला, ढाक और हर सिंगार से प्राप्त किया जाता था। भूरा रंग बबूल की छाल, कत्थे और मेहंदी से तैयार होता था। तो कपड़ों की रंगाई के लिए लाख का भी प्रयोग होता था। और दोस्तों आगे मुगल कालीन वस्त्रों की बात करते हैं। तो मुगल काल में सूती वस्त्रों का काम कई जगहों पर होता था, किंतु ऊनी वस्त्रों का काम केवल कश्मीर व कुछ अन्य जगहों तक ही सिमटा हुआ था। क्या? मुगल काल में सूती वस्त्रों का कामकाज कई जगहों पर होता था, किंतु ऊनी वस्त्रों का काम केवल कश्मीर व कुछ अन्य जगहों तक ही सिमटा हुआ था। और मुगल दौर में रेशमी वस्त्र गुजरात, लाहौर और आगरा में, उसके बाद कश्मीर, बंगाल व बनारस में खूब फला फूला। दोस्तों मुगल दौर में रेशमी वस्त्र गुजरात, लाहौर और आगरा में, उसके बाद कश्मीर, बंगाल व बनारस में खूब फला फूला। चलिए आंसर बताइए कि मुगल काल में ऊनी वस्त्रों का काम केवल कहां होता था? तो मुगल काल में ऊनी वस्त्रों का काम केवल कश्मीर में होता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। पटसन के कपड़ों का भी प्रचलन था। क्या? पटसन के कपड़ों का भी प्रचलन था। मुगल काल में कपड़ों पर रंगाई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का नाम है नुस्खा गुत्सतुल मुज़्ज़ारेबात। क्या दोस्तों? पटसन के कपड़ों का भी प्रचलन था। मुगल काल में कपड़ों पर रंगाई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का नाम है नुस्खा गुत्सतुल मुज़्ज़ारेबात। और मुंशी टेकचंद बहार के बहार ए आजम ग्रंथ से भी कपड़ों की छपाई के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? बहार ए आजम ग्रंथ से भी कपड़ों की छपाई के बारे में जानकारी मिलती है। निकोलो कॉन्टी, इमेज में आप देख सकते हैं, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा जैसे विदेशी यात्रियों ने भी छपाई के तरीकों का ब्यौरा लिखा है। दोस्तों दो विदेशी यात्री भारत के दौरे पर आए थे, नाम है निकोलो कॉन्टी और बारबोसा, और यह विदेशी यात्रियों ने भी छपाई के तरीकों का ब्यौरा अपने ग्रंथ में लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने कपड़ों की छपाई के तरीकों का ब्यौरा लिखा है? तो मैंने आपको विदेशी यात्रियों के बारे में बताया। इनमें से निकोलो कॉन्टे, कौन से एक विदेशी यात्री? निकोलो कॉन्टी ने कपड़ों की छपाई के तरीकों का ब्यौरा लिखा है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगरा, अहमदाबाद, महमूदाबाद, गोलकुंडा आदि 17वीं शताब्दी में रंगाई के महत्वपूर्ण केंद्र थे। क्या? 17वीं शताब्दी में रंगाई के महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, अहमदाबाद, महमूदाबाद और गोलकुंडा। गोलकुंडा के खास तरह की छपाई वाले वस्त्रों को छाई कहते थे। क्या? गोलकुंडा के खास तरह की छपाई वाले वस्त्रों को क्या कहते थे? छाई कहते थे। और कपड़े की छपाई दोस्तों कैसे की जाती थी? देखो, कपड़ों को बुनने के बाद उसकी रंगाई की जाती थी।
तथा बाद में लकड़ी के ठप्पे से छपाई की जाती थी। सूती वस्त्रों की छपाई की इस विधि को कालीब कहा जाता है और सूती वस्त्रों में सबसे मशहूर मसूलीपट्टनम का छींट था। एक बार फिर से देखो कि कपड़े की छपाई कैसे की जाती थी। प्राचीन काल में कपड़ों को बुनने के बाद उनकी रंगाई की जाती थी तथा बाद में लकड़ी के ठप्पे से छपाई की जाती थी। सूती वस्त्रों की छपाई की इस विधि को कालीब कहा जाता है और सूती वस्त्रों में सबसे मशहूर मछलीपट्टनम की छींट था। ओके, चलिए आंसर बताइए। सूती वस्त्रों की लकड़ी के ठप्पे से छपाई की जाती थी, इसे क्या कहा जाता था? दोस्तों एक शब्द मैंने आपको बताया। क्या शब्द बताया? इसे कालीब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कालीब कहा जाता था। ये देखिए, सूती वस्त्रों की छपाई की इस विधि को कालीब कहा जाता है। आगे बात करें तो हस्तशिल्प संग्रहालय हमारे भारत देश में कहां है? स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहां पर है? महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो हस्तशिल्प संग्रहालय का नाम है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय। इमेज में आप देख सकते हैं, यह राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय की स्थापना वर्ष दोस्तों 1973 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो एक और संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसकी स्थापना 1977 में हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। एक और संग्रहालय का नाम है सालार जंग संग्रहालय। ये देखिए, सालार जंग संग्रहालय स्थापना 1968 में हुई, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आगे कैलिको वस्त्र संग्रहालय की बात करें, ये मेरे गुजरात में है, मेरे गुजरात के अहमदाबाद में। और कैलिको वस्त्र संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1949 में। एक बार फिर से देख लो कि हम कुछ हस्तशिल्प संग्रहालय की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थापना 1977 में स्थापना हुई है, मुख्यालय है भोपाल में। और सालार जंग संग्रहालय स्थापना 1968 में और मुख्यालय है हैदराबाद में। तो कैलिको वस्त्र संग्रहालय स्थापना 1949 में और मुख्यालय है अहमदाबाद में। तो राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, इमेज में देखिए, स्थापना 1962 में हुई, मुख्यालय पुणे में है। और आशुतोष संग्रहालय, ये देखिए आशुतोष संग्रहालय स्थापना 1937 में, मुख्यालय कोलकाता में है। ओके, तो यहां वीडियो को खत्म करते हैं। दूसरे पार्ट में कल मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों यह वीडियो बनाने में तकरीबन 2 से 3 घंटों का वक्त लगता है। बाद में यह वीडियो बनकर आपके सामने आता है तो मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। कौन सी? कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को हमारे वीडियो की लिंक भेजें। उन्हें भी तो पता चले कि जीके 2020 क्लास 1-2 के लेवल के वीडियो बनाकर आपको फ्री कॉस्ट में प्रोवाइड करती है। ओके, तो चैनल के इस बदले में आप हमें क्या देंगे? ओके, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।